नमस्कार दोस्तों, मैं युवा भारत चैनल की ओर से आप सभी को नमस्कार करता हूं। और आज युवा भारत चैनल आप लोगों के लिए नई शिक्षा नीति 2020 की पूरी जानकारी लेके आया है। आप नई शिक्षा नीति 2000 की पूरी जानकारी, बदलाव, प्रारूप, प्रमुख बिंदु और मुख्य बातें आप हमारे इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे होने वाले अहम जानकारियां आप तक शामिल कर सकें। आइए अब हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति 2020 की। तो सबसे पहली बात कि नई शिक्षा नीति 2020 ये कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा बनाई गई है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित यानी बदलेगी। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। करीब 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेके उच्चतर शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए भी अब सिर्फ एक नियामक होगा, यानी पहले ये अलग अलग थी, अब एक ही होगी। पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट, 2 साल की होने पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट, 2030 तक प्री प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक 100% बच्चों की उपस्थिति, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उच्च शिक्षा में 50% प्रवेश दर हासिल करने की बात। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 के जो प्रमुख 20 मुख्य बिंदु हैं, अब हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला है स्कूल में 10+2 खत्म। अब शुरू होगा 5+3+3+4 का फॉर्मेट, यानी कि स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल होंगे। कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज होगा। 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा, यानी 5 वर्ष के एज तक के लिए नया पाठ्यक्रम होगा। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक का होगा। उसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज का आएगा, यानी कक्षा 6 से 8 तक का स्टेज। अब 6ठी कक्षा से बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल्ड की शिक्षा दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। कक्षा 6 से प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी, यानी कि सिर्फ आपके पास एक डिग्री नहीं रहेगा, आपको स्किल्ड यानी आपको सिखाया जाएगा। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। चौथा स्टेज आता है कक्षा 9 से 12वीं तक का, यानी 4 साल का होगा। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आजादी रहेगी। यानी पहले क्या था कि आप 11वीं में जब जाते थे तब आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का चयन कर पाते थे, लेकिन अब ये क्या होगा कि 9वीं कक्षा से ही आपको चुनने की आजादी दे दी जाएगी। साइंस या गणित के साथ आप फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ने की आजादी होगी। 5+3+3+4 के नए स्कूल एजुकेशन सिस्टम होंगे। अब इस शिक्षा नीति की दूसरी बड़ी बातें हैं 6ठी कक्षा से रोजगार
परक शिक्षा, यानी नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई समिति का नेतृत्व कर रहे इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने कहा, अब छठी कक्षा से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल्ड की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पे जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी, यानी सिर्फ आपके पास डिग्री नहीं होगा, आपको रोजगारोन्मुख बनाया जाएगा। स्कूल में ही बच्चों को नौकरी के जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। अब इस नीति की तीसरी बड़ी बातें, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी। जो बच्चों के ऊपर बोर्ड परीक्षा का दबाव होता था, प्रेशर होता था, जिसके कारण हम लोग सुनते हैं कि कई बच्चों ने आत्महत्या कर लिया या डिप्रेशन में चले गए, तो अब इनमें राहत मिलेगी। 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा और इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एक तो साल में 2 बार परीक्षाएं होगी और इसमें प्रश्न भी 2 तरह के आएंगे, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव और व्याख्यात्मक यानी सब्जेक्टिव। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पे होगा। विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे। वार्षिक, सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं होंगी। नई नीति के तहत कक्षा 3, 5 एवं 8वीं में भी परीक्षाएं होगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बदले स्वरूप में जारी रहेगी। अब चौथा पॉइंट है इसका, 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात की गई है। इसे क्लास 8 यानी 8वीं या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। हालांकि नई शिक्षा नीति में किसी भी भाषा को थोपा नहीं गया है। इसकी 5वीं अहम बातें हैं, स्कूलों में होगा बच्चों का परफॉर्मेंस का आकलन। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। पहला होगा बच्चा स्वयं अपना आकलन करेगा, दूसरा उसका सहपाठी करेगा और तीसरा उसका शिक्षक करेगा। यानी ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। नेशनल असेसमेंट सेंटर यानी परख बनाया जाएगा जो बच्चों की देखरेख करेगा। बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण होगा और 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके बच्चे, जिनकी संख्या करीब 2 करोड़ है, को फिर से दाखिला कराने का प्रयास किया जाएगा। इस नीति की 6ठी अहम बातें हैं, ग्रेजुएशन में 3 साल और 4 साल की डिग्री, साथ ही मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट यानी बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 साल 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। अब ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, यानी आपका साल खराब नहीं जाएगा। आपने 1 साल पढ़ाई करके फिर बीच में 2 साल छोड़ दिया, फिर आपने पढ़ाई करने लगे, तो आपका जो वो 1 साल था वो खराब नहीं जाएगा, वो भी काउंट होगा। छात्रों के हित में ये बहुत बड़ा फैसला है। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं करना है, यानी ग्रेजुएशन के बाद आपको आगे की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट या उससे ऊपर की डिग्री नहीं करना है, तो आपके लिए सिर्फ 3 साल की ही ग्रेजुएशन रहेगा। शोध में यानी रिसर्च में जाने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी।
ये एक बड़ा बदलाव है। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे। अब देखिए, आप अगर एज की तुलना करेंगे तो ग्रेजुएशन के बाद 2 साल मास्टर डिग्री के लिए लगता था। अब क्या होगा कि ग्रेजुएशन में आप 4 साल देंगे, पोस्ट ग्रेजुएट में आपका 1 साल लगेगा। यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में को अगर दोनों को मिला दें तो आपका 5 साल का 5 साल ही लगेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। कोई छात्र इंजीनियरिंग कोर्स को 2 वर्ष में ही छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। अभी क्या था कि अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपको कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जाएगा, यानी ग्रेजुएशन और मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एक कंबाइंड कोर्स लाया जाएगा। एमफिल को खत्म किया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने का विकल्प होगा, यानी पोस्ट ग्रेजुएट में भी अब आप 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ सकते हैं। अब इस नीति की 7वीं अहम बातें हैं, नई नीति में एमफिल खत्म हो जाएगा, यानी देश की जो नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति से निरस्त कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया। अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी कर पाएंगे। 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद बिना एमफिल के सीधे पीएचडी कर सकते हैं आप। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्सेज को खत्म कर दिया गया है, बिल्कुल ही इसको हटा दिया गया है। इसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है, इसे शिक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब इस नीति की 8वीं बातें हैं कि यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई खत्म हो जाएगी और इसके जगह बनेगी एक रेगुलेटरी बॉडी, यानी यूजीसी आईटीसी का युग खत्म हो जाएगा। उच्च शिक्षा में यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीईटीई की जगह एक नियामक होगा। कॉलेज को स्वायत्त ग्रेडेड ऑटोनॉमी हो जाएंगे। 15 साल में विश्वविद्यालयों से संबद्धता की प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। जो एफिलिएशन लेना होता था उसको खत्म किया जाएगा। अब इस नीति की 9वीं बातें आती है, उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए होगा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। ये भी एक बहुत बड़ी बदलाव है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा जो उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन साथ में यह कुछ संस्थानों के लिए अनिवार्य नहीं होगा। अब इस नीति की 10वीं सबसे बड़ी बातें हैं, स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस तैयार होंगे, यानी स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में 10 बड़े सुधार होंगे। 10 बड़े सुधार होंगे। तकनीकी के इस्तेमाल पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम जो हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा। और उसका कारण आप सभी जानते हैं कि आज के कोरोना युग में हम लोग अपने घर से ही काम करते हैं या क्लास लेते हैं, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखा गया है। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा, यानी जो 5 तक का जो फॉर्मेट है उसमें पहले 5 साल के लिए विशेष पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे। 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे जाएंगे, यानी ये जो एज का है, इस एज में क्या है कि पहले सरकारी स्कूल में छठे वर्ष में जाके पहली क्लास में एडमिशन होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तीसरे साल में ही आप अपने बच्चे का एडमिशन
सरकारी स्कूल में करवा सकते हैं, यानी प्री प्राइमरी में। 2025 तक कक्षा 3 तक के छात्रों को मूलभूत साक्षरता तथा अंक ज्ञान सुनिश्चित किया जाएगा, यानी कक्षा 3 तक के छात्रों को अंक ज्ञान और मूलभूत साक्षरता दे दी जाएगी। मिडिल कक्षाओं की पढ़ाई पूरी तरह बदल जाएगी। जो मिडिल क्लास की थे, यानी 6ठी से लेकर 8वीं तक, उसका पूरा ही प्रारूप बदल जाएगा। कक्षा 6 से लेकर 8 के बीच विषयों की पढ़ाई होगी। अब इस नीति के 11वें जो पॉइंट है वो है स्कूल कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण के लिए तंत्र बनेगा। वैसे ये तो संभव है नहीं, क्योंकि प्राइवेट वाले तो इसको मानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी सरकार एक बॉडी बनाना चाहती है, बना ले, लेकिन लगता नहीं है कि हो पाएगा ये सक्षम, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीके से प्राइवेट संस्थान, पब्लिक स्कूल्स लूटते हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन स्वतः घोषणा के आधार पर मंजूरी मिलेगी। इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। ये बोलने की बातें होती है, खत्म होती नहीं है। भविष्य में सभी नियम एक समान बनाए जाएंगे, यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अलग होता था, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए अलग होता था, सरकारी के लिए अलग होता था, केंद्र के लिए अलग होता, इन सब को खत्म करके एक समान नियम सबके लिए बनाए जाएंगे। फीस पर नियंत्रण का भी एक तंत्र तैयार किया जाएगा। ये सिर्फ बोलने की बातें होती है, सिर्फ ये सुन लिया करें, इसमें होता नहीं है, फीस बदली नहीं जाएगी, इस पर कुछ होगा नहीं। इस नीति की जो 12वीं पॉइंट है वो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी। ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सभी तरह के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा। एक अच्छा पहल है, लेकिन हमें देखना होगा कि आगे होता क्या है इसमें। उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा, यानी जो सिर्फ मैनेजमेंट कॉलेज थे या सिर्फ साइंस के कॉलेज थे, उनको दूसरे भी विषयों के साथ अटैच किया जाएगा या उसका प्रारूप बदल दिया जाएगा। 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा। यह भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। शिक्षा में तकनीकी के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार करना किया जाएगा। वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संसाधनों से लैस कराने जैसी योजनाएं शामिल हैं होगी, लेकिन राज्य स्तर पे घोटाले का बहुत बड़ा तंत्र बन जाएगा यहाँ पे। चलिए हम बात करते हैं इस नीति के 13वें मुख्य पॉइंट की। यहाँ पे स्कूली शिक्षा, उस शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा भी दी जाएगी। ये भी एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ कृषि शिक्षा की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाएं भी नई शिक्षा नीति के दायरे में ही होगा। लेकिन सरकार ने यह क्लियर नहीं किया कि कोई MBBS करने वाले बीच में 2 साल के बाद छोड़ देंगे तो उनको क्या मिलेगा, ये नहीं किया है क्लियर। इसलिए MBBS करने वाले इस बात पे ध्यान ना दें, उनको पूरा ही कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। अब इस पॉइंट की 14वीं पॉइंट, कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। यानी पहले इसके लिए डिग्री, डिप्लोमा ये सब करना पड़ता था, लेकिन अब इसको मुख्य कोर्स में जोड़ दिया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा, यानी ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब इस नीति की 15वीं बातें, जो मुख्य बातें हैं, ऑनलाइन एजुकेशन पे जोर। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पे जोर दिया जाएगा।
कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षक को रोचक बनाने की बात कही गई है। अब ये कितना हो पाएगा, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। इस नीति की 16वां पॉइंट जो है, हर जिले में बाल भवन स्थापित किया जाएगा। ये भी एक अच्छी पहल है। हर जिले में कला, करियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किया जाएगा। अच्छा पहल है और होना भी चाहिए। बस इसमें ये ध्यान रहे कि माफिया के अंदर में ना चला जाए। इस नीति की 17वीं पॉइंट है, नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए नियम समान होंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टैंड लोन इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग नियम थे, जो अब एक ही होंगे। यानी इसके तहत सभी के लिए एक ही पॉलिसी रहेगी। इस नीति के 18वें पॉइंट है MHRD, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, नाम बदलने से तो कुछ होता नहीं, काम बदलना चाहिए। देखते हैं। इस नीति की 19वीं पॉइंट है त्रिभाषा फॉर्मूला, यानी विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी अपने भारत के जो सब्जेक्ट हैं या मूलभूत सिद्धांत संस्कृत के ऊपर ही निर्भर है, तो उसको एक विकल्प के रूप में दिया गया है। ये भी एक अच्छी पहल है। किसी भी विद्यार्थियों पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। ये भी एक बड़ा बदलाव है। अभी हम देखते थे इंग्लिश आपको लेना ही है, आपको हिंदी लेना ही है, आपको उर्दू लेना ही है, फारसी लेना ही है। तो इन सब को थोपा नहीं जाएगा, विकल्प रहेगा। आप लेना चाहें लीजिए, नहीं लेना चाहें मत लीजिए, ये आपके ऊपर है। भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। जितने भी भारत के भाषाएं हैं उन सभी का सम्मान किया गया है और विकल्प दिया गया है। विद्यार्थियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत 6 से 8 ग्रेड के दौरान किसी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना गतिविधियों में भाग लेना होगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा अगर होता है तो। एक भारत श्रेष्ठ भारत, आप जानते ही हैं कि आज के समय में भारत में राष्ट्रभक्ति की भावना कम होके सिर्फ नाच होता है। तो शायद बच्चों को शुरू से एक भारत श्रेष्ठ भारत की बातें सिखाई जाएगी, तो आगे चल के सभी अच्छे इंसान भी बनेंगे और देशभक्त राष्ट्रभक्त बनेंगे और अपने देश को आगे ले जाएंगे। और ये जातिवाद, तोड़ फोड़, इन सब से शायद मुक्ति मिल जाए आगे चल के। अब इसके 19वें के जो कुछ और पॉइंट हैं वो हैं कोरियाई, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी भाषाओं को माध्यमिक स्तर पर पेश किया जाएगा। आप पढ़ना चाहें तो माध्यमिक स्तर पर इसको पढ़ सकते हैं। अब जो इस नीति के 20वें और मेरे हिसाब से आखिरी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मेरे इस एपिसोड के आखिरी पॉइंट के तौर पे लिया है, वो है विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति और स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार। नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति मिलेगी। इससे भारत के स्टूडेंट्स विश्व के बेस्ट इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे और आपको विदेश नहीं जाना पड़ेगा। भारी भरकम खर्चों से आप बच पाएंगे और विदेशी यूनिवर्सिटियों की डिग्री ले पाएंगे। चलिए, इसके आगे जो कुछ पॉइंट हैं वो इस तरीके से हैं कि SC
एसटी, ओबीसी, इन सब पे भी विशेष ध्यान रखा गया है। एससी, एसटी, ओबीसी और SEDGS स्टूडेंट के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को बढ़ावा दिया जाएगा। NEP 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन संभव कितना है ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अब एक और अहम बदलाव है कि बीएड 4 साल का होगा। बीएड, जो शिक्षा लाइन में जाना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए ध्यान देने योग्य बात है। बीएड 4 साल का होगा। बीएड 4 साल का होगा। 4 वर्षीय बीएड डिग्री 2030 से शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता होगी। आप इस बात पे ध्यान दीजिए, अगर आप आगे चल के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको 4 वर्षीय बीएड डिग्री लेनी होगी और आने वाले अगले 10 साल के बाद शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता होगी। नीति के अनुसार पेशेवर मानकों की समीक्षा एवं संशोधन 2030 में होगा, यानी हर 10 साल पे इसका संशोधन होगा। हर 10 साल पे संशोधन किया जाएगा या समीक्षा की जाएगी। शिक्षकों को प्रभावकारी एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा। अब इस पे भी थोड़ा संदेह ही है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। पदोन्नति योग्यता आधारित होगी। ये एक बड़ा बदलाव है, लेकिन हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी लोग कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे आरक्षण लेके आएंगे, सीनियरिटी लेके आएंगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि शिक्षा में कम से कम पदोन्नति योग्यता के आधार पे ही होना चाहिए। अगर आपके पास योग्यता है, बच्चों को आगे बढ़ाने की क्षमता है, तो पदोन्नति अवश्य होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ आरक्षण या सीनियरिटी के आधार पे शिक्षा में पदोन्नति नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। कई स्रोतों से समय समय पर कार्य प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। ये भी एक बहुत जरूरी है। अब होगा कितना ये तो हम नहीं जानते, लेकिन खास करके शिक्षकों का समय समय पे कार्य प्रदर्शन का आकलन होना चाहिए। नहीं तो सरकारी स्कूल में नौकरी मिलने के बाद ज़्यादातर शिक्षक पढ़ाने पे कम ध्यान देते हैं और अपने फ़ोन, व्हाट्सएप और विभिन्न तरह के मोबाइल ऐप में क्लास के समय भी लगे रहते हैं। तो उनसे निवेदन है कि कृपया जो आप अपना तनख्वाह, वेतन पाते हैं, उतना तो बच्चों को पढ़ाइए। अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते तो कम से कम जो आप पैसे ले रहे हैं, जो आपको तनख्वाह दी जा रही है, उसका सम्मान कीजिए, अपने आप का सम्मान कीजिए और जो शिक्षक की गरिमा है उसको बरकरार रखिए। दोस्तों, आज हमने आपको नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में जो जानकारी उपलब्ध कराया, वह आपको अच्छा लगे तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। युवा भारत परिवार की तरफ से नए शिक्षा नीति 2020 सफलतापूर्वक चले, यही शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।